चल ओके। कल अपन लोग टॉर्क डिस्कस कर रहे थे। टॉर्क में मैंने आपको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बताई थी। इज इट ओके? फाइन। चल आज अपन वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एक चीज मैंने आपको रोक के रखी हुई थी, आज वो छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन टॉर्क पे आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। रेडियस ऑफ जायरेशन जो मैंने आपकी रोक के रखी हुई थी, आज उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख गए। अब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख चुके हो, तो इसलिए अब मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन समझाने में मुश्किल से 2 मिनट लगने हैं और रेडियस ऑफ जायरेशन आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। द क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ जायरेशन होती क्या है? दिस इज अ डस्टर। अब अपने देखिए ये डस्टर है बेटा। ये डस्टर को हम ऐसा रोटेट कर सकते हैं, तो एक्सिस कहाँ हो गई? यहाँ पर सेंटर पे ऐसी हो गई इसकी एक्सिस। ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट। इसी डस्टर को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ओके, नाउ पॉइंट इज कि डस्टर इज सेम, डस्टर यही है। अब इस डस्टर की अलग अलग एक्सिस है, तो अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा? टेल मी। बिल्कुल होगा, अलग अलग होगा। सभी अपन जानते हैं किसी रॉड का सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है। रॉड का सेंटर के अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर अपॉन 12। और रॉड का एक एंड के अबाउट ml स्क्वायर अपॉन 3। रॉड वही, लेंथ वही, मास वही, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक एक्सिस के लिए डिफाइंड होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का। अब चलो ओके, ये कहानी अपन को पता है यहाँ तक। अब अपन को आज सीखना है कि रेडियस ऑफ जायरेशन होती क्या है। भाई एक चीज बताओ, हम यदि तुमसे कह दें कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई अलग अलग एक्सिस बना दे ऐसे एक्सिस के अबाउट, फिर एक टेढ़ा एक्सिस बना दिए, कोई ऐसी टेढ़ी एक्सिस भी बना दी, टेढ़ी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक के अबाउट अलग अलग होगा। अब हर बार हम तुमसे ये कहते रहे कि बेटा इस पे ज्यादा है, इस पे कम है, इस पे ये है, उसके बजाय एक काम न करूं, एक सिंपल सी टर्म दे दूं, मैं आपसे ये कह दूं कि इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा है, इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कम है। तो जैसे ही मैंने कह दिया कि इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कम है, अब आपके लिए टेंशन खत्म। डस्टर का शेप बोल रहे हो आप, डस्टर का शेप, मास कुछ भी हो, नहीं अभी एज्यूम कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ ये नई टर्म कहाँ से डिराइव की अपन ने, ड्राइव क्यों की, कारण क्या है, क्यों लेकर अपन रेडियस ऑफ जायरेशन। हम इसलिए कहते हैं कि अब रेडियस ऑफ जायरेशन, तो अब तुमको ये पूछने की जरूरत नहीं लगी कि सर डस्टर का मास कितना, लेंथ कितनी, कुछ नहीं पूछना। अब आप सीधा कहोगे सर रेडियस ऑफ जायरेशन, बोले ठीक इतनी, बोले समझ गए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। केवल रेडियस ऑफ जायरेशन कह देने से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक आइडिया लग गया कि इसका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होगा। वो चीज, वो कॉन्सेप्ट अपने लिए एक नेसेसरी होता है कंपेयर करने के लिए, केवल कंपेयर करने के लिए और किसी काम के लिए, केवल कंपेयर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन एक इमेजिनरी डिस्टेंस है, एक इमेजिनरी चीज है जिसकी मदद से हम चीजों को समझाते हैं। इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी, रियल नहीं है, रियल नहीं है कुछ भी, इमेजिनरी चीज।
क्या है कि भैया ऐसा करो, ये डस्टर को लो, इसको वजन तोलो, कितना वजन है, बस तराजू पे रखा, अपन ने इसको वजन रख दिया, पता चला कि ये डस्टर भैया 200 ग्राम का है। ओके, 200 ग्राम का है। अब एक काम करो, एक बहुत 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 ही हैवी चीज तुम कल्पना कर सकते हो। बताओ अच्छा, किसकी कल्पना कर सकते हो तुम बहुत हैवी? दुनिया में सबसे ज्यादा हैवी कल्पना किसकी? डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी के साथ, मास अकेले के नहीं, डेंसिटी के साथ, मास से नहीं, डेंसिटी से सबसे ज्यादा हैवी, डेंसिटी सबसे ज्यादा हैवी इसकी। पढ़ा है तुमने, पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, और नहीं बताया ना तो मारूंगा। मोहम्मद हसन गलत बोल रहे हो, ऋषिका तुम भी गलत बोल रही हो। आज तो मोबाइल मेरा नहीं होता ना तो इसी मोबाइल में मारता। हम्म सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। कितनी होती है? 10 की पावर 17। ऑस्मियम वगैरह ये तो सब बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं बेटा। न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी होती है कि तुमसे यदि मैं कहूं कि ये माचिस की डिब्बी के बराबर साइज का न्यूक्लियस ले लूं, इसके बराबर, माचिस की डिब्बी के बराबर, तो माचिस की डिब्बी की हाइट है 1 सेंटीमीटर, लेंथ यहाँ पर से यहाँ तक मान लें अपन इसके 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब, है ना वॉल्यूम। और डेंसिटी अभी मैंने कितनी बोली डेंसिटी न्यूक्लियस की? 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो मास कितना हुआ? रो इंटू वी, 10 की पावर 17, वॉल्यूम हो गया 15 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल दिया, बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 12 केजी। मतलब कितना? 1 टन में 1000 केजी, है ना। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 टन, है ना। एक ट्रेन का वजन होता है, एक ट्रेन का वजन होता है बहुत से बहुत, यदि 50 डिब्बे की भी ट्रेन है ना, यदि 50 डिब्बे की भी ट्रेन है तो 50 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 2000 टन। और ये है मतलब 10 लाख ट्रेन के बराबर वजन है, 10 लाख ट्रेन के बराबर वजन हो गया किसका? माचिस की डिब्बी का, यदि न्यूक्लियर डेंसिटी का। यू गॉट माय पॉइंट? न्यूक्लियर डेंसिटी समझ में आ गया? अब इससे ज्यादा डेंसिटी कहीं मिलती है क्या दुनिया में? हाँ, न्यूक्लियर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो पॉइंट इज कि यदि अब चलो अपन अपन तो अपने कहानी पे आ जाए। डस्टर कहाँ गया? ये है। ओके, तराजू पे एक तरफ मैंने डस्टर रख दिया, ठीक है ना। हाँ, बहुत दम है इसमें। तराजू पे एक तरफ डस्टर रख दिया और दूसरी तरफ न्यूक्लियस रख दिया। अब बताओ बेचारा 200 ग्राम डस्टर, न्यूक्लियस कितना सा आएगा? बिंदु, पॉइंट के बराबर, है कि नहीं। अब दोनों को अपने तौल लिया, बराबर हो गए दोनों, तो न्यूक्लियस का आकार हम कहेंगे तो क्या क्या होगा सर? सुई की नोक के बराबर। कितनी है सुई की नोक के बराबर? दोनों का मास सेम है, बोले हाँ। अब बोले सर एक काम करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है उतना ही इस पॉइंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस एक्सिस के अबाउट
उतना ही हमने इसी एक्सिस से डिस्टेंस पर वो पॉइंट मास रख दिया। अब पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m/r²। तो आई डस्टर इज इक्वल टू आई पॉइंट मास हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो डिस्टेंस है k, दिस k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन। अब शुद्ध हिंदी में सुनो, शुद्ध हिंदी में रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस है जिस पर यदि पूरा मास एक पॉइंट के रूप में मान लें, जिस पर ऑब्जेक्ट का पूरा मास पॉइंट के रूप में मान ले, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। मैथमेटिक्स की भाषा में सुनो, हिंदी में तो सुन लिया, अब मैथमेटिक्स की भाषा में सुनो। बोले आई बॉडी, जो भी आपका फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर रख दो। अभी बताते बेटा, आई बॉडी इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर रख दो, m से m दोनों साइड से कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई अपॉन m। मतलब देसी भाषा में m हटाकर बाकी हिस्से का रूट, m हटाकर बाकी हिस्से का रूट ही रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। चलो अब अपन सब सीख गए, अब अपन पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं उसका यूज भी बताता हूँ बेटा, है ना। चलो पेज नंबर कौन सा था फॉर्मूले के लिए, जल्दी बोलो। 120। चलो निकालो 120 पेज, पेज नंबर 120। रिंग, अलग अलग 4 एक्सिस दी, चारों के अबाउट अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, अलग अलग 4 एक्सिस दी, चारों के अबाउट अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया। सब भी फॉर्मूले में लास्ट के 2 कॉलम देखने हैं अपन को, बाकी और पूरी दुनिया से मतलब ही नहीं है। लास्ट के 2 कॉलम क्यों, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया और बगल में रेडियस ऑफ जायरेशन दिया। जरा देखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से m हटा दो, पहले वाले में क्या बचा, r², उसका अंडर रूट r, वही लिखा रेडियस ऑफ जायरेशन। अगले वाले में m हटा दो, r²/2, r²/2, रूट लो, क्या बचा, r/√2, वही है रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर देखो उसके बाद m हटा दो, 2r², रूट लो, √2r। फिर ऐसे ही चेक करते हो, अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे m/2 r1² प्लस r2², m हटा दो, बचे हुए का अंडर रूट ले लो। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज, और अगले पेज पे रॉड पे आ गया, ml²/3, m हटा दो, बचे हुए का रूट ले लो, हो गया। डिस्क पे आ जाओ, स्क्वायर डिस्क पे, है ना, mv²/12, m हटा दो, बचे हुए का रूट ले लो, खत्म, रेडियस ऑफ जायरेशन हो गई। आया समझ में। देसी भाषा में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देसी भाषा में रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस है जिस पे पूरा मास एक पॉइंट के रूप में मान लें, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² उतना ही होगा जितना एक्चुअल बॉडी का है। मैथमेटिक्स की भाषा में रेडियस ऑफ जायरेशन आई के फॉर्मूले में से m हटा दो, आई के फॉर्मूले में से m हटा दो और बचे हुए का अंडर रूट ले लो। यूज क्या होता है,
कंपेयर करने में कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। जरा रेडियस ऑफ जायरेशन रिंग की देखो, जरा रिंग की ओन एक्सिस पे रेडियस ऑफ जायरेशन r है और डिस्क की ओन एक्सिस पे रेडियस ऑफ जायरेशन r/√2। आप बता सकते हो सेम मास की रिंग और डिस्क में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा? सेम मास की रिंग और डिस्क में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा? खत्म क्वेश्चन, और कुछ पूछना ही नहीं है। ना रेडियस पूछी तुमने मुझसे, ना कुछ और पूछा। गेटिंग अ पॉइंट? बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। अब देखो जरा एक धोखे वाली चीज। धोखे वाली चीज कैसे सीखते हैं अपन? धोखा कैसे कहाँ देते हैं टीचर्स क्वेश्चन पूछने में? ये रॉड ले ली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। रॉड का मास m l, ये दूसरी रॉड ले ली, मास m, लेंथ l। इस एक्सिस के अबाउट अपन निकाल चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है? याद होगा आपको, अपन ने किया है ये क्वेश्चन। इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था बेटा? आई। इस रॉड के लिए कितना था? ml²/3। इस रॉड के लिए कितना था? ml²/3। ओके, ना बताइए रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? बताओ जरा मुझे, रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? ओके गुड, जैसा मुझे उम्मीद थी वैसा ही सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके, जैसा मुझे उम्मीद थी सभी के आंसर वैसे ही आ रहे हैं। संजीवनी ने गलत अलग दे दिया आंसर, है ना? गलत नहीं, अलग दे दिया आंसर। बाकी सभी के आंसर सेम हो रहे हैं। ओके, आप सभी ने क्या किया? बोले सर ने अभी तो सिखाया, एम हटा दो और बचे हुए का रूट ले लो। आप सभी ने यही किया ना, ठीक है ना। दीप्ति और संजीवनी इन दोनों ने डिफरेंट किया बस, है ना। आप सभी ने यही किया क्योंकि अभी तो मैंने सिखाया है, अभी अभी तो मैंने सिखाया है आपको कि मास हटा दो और बचे हुए का रूट ले लो। यही था और आपने यही किया। बस आपके करने और मेरे कहने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। मैंने क्या कहा था? मास हटा दो। हाँ, मैंने क्या कहा था? मास हटा दो। तो आप बताइए मास कितना है सिस्टम का? कितना है? 2m है मास। हटाओ 2m। अब लो रूट। अब क्या बचा? रूट। अब क्या बचा? तो द रेडियस ऑफ जायरेशन इज l/√3। फिनिश। ये आंसर। तो मतलब इतने आसान क्वेश्चन में भी एक धोखा हो जाता है अपन से, क्योंकि अपन जब बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, तो अपन को आदत हो जाती है एम हटाओ बाकी का रूट लो, एम हटाओ बाकी का रूट लो। तो अपन ये भूल जाते हैं कि वो एम क्या है? वो मास ऑफ सिस्टम है पूरा। तो सिस्टम का मास हटाना है पूरा, हमें हमें पूरे सिस्टम का मास हटाना है। इज इट गेटिंग? ठीक है बेटा। तो पूरे सिस्टम का जो भी मास है वो हटा के फिर आपको सॉल्व कर, इसको स्टार मार्क करके रखो क्वेश्चन को, जिसमें आगे कभी भी गलती होगी तो याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, चल ओके। एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑल्दो वो तुम्हारे उसमें नहीं दिया है, बट
मान लीजिए ये इस तरह से हम देखें, ये रॉड इस एंगल पर झुकी हुई है, ये एम लेंथ की रॉड है, सॉरी एम मास की एल लेंथ की रॉड है, और ये इस तरह से झुकी हुई है, और ये कैसा घूम रही है, इसका ये एंड तो यहाँ पे फिक्स है, ये एंड यहाँ पे इसके अबाउट ऐसा गोल घूमे। ओके, ये ऐसा गोल घूमे। तो अब ऐसा गोल घूमने के लिए कैसे अपन इस चीज को देखें, इस चीज को अपन इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक्सिस है, ओके, या काले पेन को एक्सिस बनाते हैं अपन, इसको रॉड को इसको बना देते हो, ये एक्सिस है, काला पेन पेन एक्सिस है, और ये पिंक कलर की जो है ना, ये अपने लिए रॉड हो गई, और ये एंगल यहाँ पर थीटा है। अब ये कैसा रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ, ऐसा ऐसा रोटेट करेगी, ऐसा रोटेट करेगी, ऐसा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है बेटा, रोटेशन वगैरह चीजें समझ में आ रही है, ये इस तरह से रोटेट करेगी। तो अब ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अब एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है। अभी तक क्या होता था, ये रॉड ऐसी रहती थी, अपनी परपेंडिकुलर होती थी एक्सिस, अभी एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, मतलब एल की जगह क्या आ जाता है, एल साइन थीटा, एल की जगह पे क्या आ गया अपना, एल साइन थीटा। ये इस तरह से एक और चीज, इज इट ओके, डन, पक्का। अगला, कल को लोगों ये क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर अपन ने एक नाइफ सपोर्ट दिया था, ये डिस्टेंस थी कितनी, L/6, यहाँ पे एक नाइफ सपोर्ट दिया था अपन ने, ये डिस्टेंस थी L/3, ओके, ये मास m था, लेंथ l थी, मास m लेंथ l, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n1, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n2, एंड द क्वेश्चन वाज फाइंड n1 and n2 at equilibrium। ओके, नहीं दिख रहा, थोड़ा दूर कर देता हूँ, रेंज में आ जाएगा, लो आ गया, दिख गया, ओके, हाँ ठीक है बेटा। लो अब यहाँ से अपन ने देख लिया, यहाँ से हमको ये चीज दिख गई कि भाई ये अपन कल क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, फॉर एनएलएम, मैं इसको एनएलएम शॉर्ट में बोलता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, फॉर एनएलएम, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। एनएलएम के लिए N1 ऊपर का फोर्स, N2 ऊपर का फोर्स, हाँ, तो
इस तरह से अपन देखें तो N1 plus N2 is equal to mg, N1 plus N2 is equal to mg. Okay. Now दूसरी चीज, दूसरी इक्वेशन फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए हम देखें, अब अपन रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के लिए क्या होगा बेटा, रोटेशन के लिए यदि हम देखें यहां से तो रोटेशन के लिए ये इस तरह से है, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क अबाउट एनी वन पॉइंट मस्ट बी 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट एनी वन पॉइंट मस्ट बी 0, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। तो अब यहां पर देखो एक बहुत सिंपल सी चीज, जो यहां से अब आपको स्टेप सीखने हैं, स्टेप सिखा रहा हूं यहाँ पर स्टेप्स में। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि सारे फोर्सेस एक्ट कहां हो रहे हैं, तो स्टेप्स नंबर 1, लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इसमें स्पेसिफिकली वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्ट एट सेंटर, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि अपन लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस निकालें। लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी सारे फोर्स, जैसे ये लाइफ सपोर्ट है, इसका पता है, फिक्स है, यहाँ पे ये लाइफ सपोर्ट है, फिक्स है, पता है। लेकिन भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट है उस रॉड का, वो कहाँ माने, क्योंकि रॉड का मास तो पूरे समय में था, पूरे में था, रॉड का मास तो पूरे में था ना, तो उसका वेट कहाँ माने हम। तो बेसिक चीज क्या है कि यदि हमें इस दस्ते का वेट भी कहीं मानना है, हम कहाँ मानेंगे इस दस्ते का वेट, हम उस जगह पे मानेंगे जहां पर इसका सेंटर है। देखो इसके अलावा और किसी पॉइंट पे ये बैलेंस नहीं हो पा रहा ना, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे ये बैलेंस, तो इसका जो वेट है वो उसी पॉइंट पर होगा ना, सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को ही अपन वेट वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो अब अपन यदि देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स mg की लोकेशन चाहिए हमें, तो mg की लोकेशन कहाँ मानेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास। तो अब एक चीज देखो, यहां से किसी एक पॉइंट से अपन को डिस्टेंस चाहिए, किसी एक पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, नाइफ सपोर्ट रॉड का हिस्सा नहीं है, नाइफ सपोर्ट तो वो स्टैंड है ना, अपने कल कहे थे ना पार्क में, स्टैंड, स्टैंड तो जमीन में फिक्स है, उनका वेट उन पर क्या के लिए है ना। हाँ, केवल ऊपर जो रखा है उसके सपोर्ट की, उसकी बैलेंस की बात कर रही है वो, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में देखो, अब यहाँ अपन एक बदमाशी करेंगे, सीखने में, सॉल्व करने में एक बदमाशी करेंगे। अपन को दो इक्वेशन मिलेंगी, n1 और n2 दोनों अननोन है, दो इक्वेशन मिलेंगी, और यदि दोनों इक्वेशन में ही n1 और n2 होगा
तो हमें फिर वो लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगी। हाँ, तो हम एक पॉइंट ऐसा ले लें जिस पॉइंट पर n1 लग रहा हो या n2 लग रहा हो। हम पॉइंट कौन सा लेंगे, चॉइस तो हमारे पास है ना, एनी पॉइंट का ना, एनी पॉइंट का। तो हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे, हम या तो n1 का पॉइंट ले लें या हम n2 का पॉइंट ले लें। इज इट ओके? सो टेकिंग द पॉइंट either position of n1 or position of n2, कोई एक पॉइंट ले लेंगे। अपने इस केस में यहाँ पर सॉल्व करते समय मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं एट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन n1, अपन n1 ले, ओके। अब n1, तो n1 ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है भैया। n1 से डिस्टेंस निकालना सभी की, तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक l है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस यदि x है, हम जानते हैं x प्लस एल बाई थ्री, एक्स प्लस एल बाई सॉरी एल बाई सिक्स, एक्स प्लस एल बाई सिक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। यदि हमने इस डिस्टेंस को x माना तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस एल बाई सिक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। क्या हुआ, हमें पता है ना सेंटर कहाँ होता है रॉड का, सेंटर पे होता है, आधी डिस्टेंस पे होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल है, तो सेंटर कहाँ होगा, एक एंड से किनारे से एल बाई टू पर होगा। तो हमने किनारे से एक एंड से उसकी डिस्टेंस ले ली। इससे फायदा क्या हो गया, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x माने क्या है, mg की डिस्टेंस कहां से, n1 से। इससे हमें क्या मिल गया, x मिल गया। x मतलब क्या हुआ, mg की डिस्टेंस n1 से, mg की डिस्टेंस किससे मिल गई हमें, n1 से। तो अब यहां से हमने देखा x बराबर क्या हुआ, l बाई टू माइनस एल बाई सिक्स, तो दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2l/3, ये आ गया आपका l बाई थ्री। एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, मतलब आपको एक पॉइंट आपका सॉल्व हो गया कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ mg फ्रॉम n1 इज l/3। ओके, क्लियर। दूसरा अब अपन को देखना है कि डिस्टेंस ऑफ n2 फ्रॉम n1, n2 की डिस्टेंस देखें n1 से, l/2 के इक्वल कैसे बेटा, l/2 के इक्वल। अच्छा ये बताओ सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ होगा, ये पूरा पेन है, यूनिफॉर्म पेन है, बताओ इसका सेंटर कहाँ होगा, बीचों बीच, ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच। बताओ ठीक बीचों बीच की किनारे से दूरी, ठीक बीचों बीच की किनारे से दूरी बोलो, l/2, ठीक है ना। अब हमको हाँ आ गया बेटा, क्लियर। इससे इस तरह से अपन, ओके। तो अब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ mg फ्रॉम n1 मिल गया अपन को l/3। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ n2 निकालना फ्रॉम n1, डिस्टेंस ऑफ n2 फ्रॉम n1। अब n2 की डिस्टेंस n1 से, इसको एक काम करो y मान लो। तो अब क्या हुआ अपने पास यहाँ पर लेफ्ट में l/6 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y प्लस यहाँ से यहाँ तक l/3 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस l, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या लिया हमने, ये l/6 दिया था क्वेश्चन में, ये हमने y मान लिया, ये l/3। तो टोटल क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक l/6 प्लस y प्लस l/3 एंड दिस होल इज इक्वल टू टोटल लेंथ है। और यहां से हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को सही लाके सब्ट्रैक्ट करके, तो y इज इक्वल टू l/2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l/2। तो ये तो तरीका था फाइंडिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने का। क्या ये चीज क्लियर है, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका समझ में आया।
ओके, तो अब अपन को यहाँ से मिल गई डिस्टेंस, यहाँ से n1 से ये आ गया l/2। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। स्टेप नंबर 2, ऑल फोर्सेस एंड देयर डिस्टेंस। एक काम कंप्लीट। स्टेप 1 में कहीं किसी को दिक्कत बेटा? स्टेप 1 निकल आएगा टॉर्क का लिए, समझ में आया स्टेप 1? ओके, क्लियर, दैट्स वेरी गुड। 3, बस 3 ही बच्चों को समझ में आया, बाकी लोग आंसर दो, मैं बैठ। हाँ हाँ, आ गया, गुड, ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी फाइन, आ गया। चल, तो ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट, खत्म। वाई वाला डिस्टेंस, वाई वाला डिस्टेंस बेटा कहाँ से? भाई आपको वाई, अरे अपन को क्या चाहिए है? अपन को डिस्टेंस क्या है चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ना? क्यों चाहिए है? क्योंकि हमें लोकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस और उनके डिस्टेंस चाहिए। n1 यहाँ लग रहा, mg यहाँ लग रहा, n2 यहाँ लग रहा, 3 ही फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं। अब तीनों फोर्सेस में उनकी हमें डिस्टेंस निकालना किसी एक पॉइंट से। अपन ने बदमाशी क्या की? बदमाशी, अपन ने बदमाशी ये की कि अपन ने n1 से ही निकाली डिस्टेंस। तो उससे फायदा क्या हुआ? n1 से n1 की डिस्टेंस 0, n1 से n1 की डिस्टेंस 0, mg की डिस्टेंस x करके निकाल ली अपन ने, n2 की डिस्टेंस y रखकर निकाल ली अपन ने, ठीक है। तो ये तो y अपन ने माना है डिस्टेंस को, y अपन ने डिस्टेंस को माना है, ठीक है आशीष? आशीष, क्या ये चीज क्लियर? ओके, अच्छा सॉरी, अभिषेक ने पूछा था क्या? हाँ, ओके, हाँ। तो यहां से अपन यदि देखें तो ये चीज यहां से इस तरह से ये चीज क्लियर हो। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या बचा? अब अपन देखें क्वेश्चन अपना, अपना क्वेश्चन क्या था? ये हटा दूं मैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो सेकेंड इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये स्टेप 2 है, स्टेप 2, n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, या अपन इस चीज को ऐसा लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, टाउ n1 का प्लस टाउ mg का प्लस टाउ n2 का शुड बी इक्वल टू 0। तो टाउ n1 कितना है? n1 इंटू 0, टाउ mg का कितना है? mg इंटू l/3, टाउ n2 का कितना है? n2 इंटू l/2 एंड पुट इट इक्वल टू 0। अब ये याद है, साइन नहीं लिखा है, लगाया मैंने किसी में, मैंने किसी में भी साइन नहीं लगाया, ठीक है ना? तो साइन चेक करना भी आपको सीखना है। अब साइन चेक करना कैसे सीखे, ये चीज ध्यान से देखना जरा, ओके? आ गया अपना डंडा, ऑफलाइन पिटाई वाला है ना, ऑफलाइन पिटाई वाला डंडा आ गया ऑनलाइन के लिए, ओके। ओके, सो नाउ पॉइंट इज कि अब यदि अपन ये कहें इसमें, ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, ओके, ये मैंने हाथ से इस तरह से पकड़ा हुआ है इसको, डन इट। अब इस हाथ को पकड़े पकड़े मैं यहाँ पर लाऊं,
अब आप एक चीज बताओ अच्छा ईमानदारी से कि मैं यदि इस डंडे को यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए फ्री कर दूं तो घूमने के लिए फ्री करने पे ये कैसा जाएगा? कैसा दिख रहा है तुमको? कैसा घूमता हुआ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। हाँ भाई यार, मुझे भी क्लॉकवाइज दिख रहा है। कुछ लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज आंसर दिया। भाई उनकी घड़ी उल्टी लटकाए हो क्या? घड़ी उल्टी लटकाए क्या? ठीक है ना? क्लॉकवाइज ही दिख रहा भाई, मुझे भी क्लॉकवाइज घूमता जाए। फिर से चेक करो यार जरा। देखो, मैं इसको यहाँ से फ्री छोड़ दे रहा हूँ। फ्री छोड़ने में ये क्लॉकवाइज ही दिखेगा यार। हाँ भाई, ऐसा मत करो यार। तो अब क्वेश्चन इज कि आपको ये चीज कैसे समझ में आया? हाँ, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो क्या किया हमने? हमने ये रॉड है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक की रॉड थी। इस रॉड में हमने ये रखा। ये हमारा पॉइंट N1 है। अब N1 है तो ये तो ठीक है। mg कहाँ लग रहा है? इस साइड, राइट साइड में। mg राइट साइड में लग रहा है। तो अपन अपने हिसाब से देखो कि यदि ये mg नीचे की तरफ लगेगा तो ये क्या करेगा? mg की वजह से ये नीचे जाना चाहेगा। mg की वजह से कैसा जाना चाहेगा? नीचे जाना चाहेगा। तो ये कैसा है? mg का टॉर्क कैसा हो गया? इसको कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। mg का टॉर्क कैसा हो गया? इसको कैसे घुमा रहा है? mg का टॉर्क, mg का टॉर्क इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अब दूसरा एक और। अच्छा, अब ये बताओ, ये रॉड नाइफ सपोर्ट को, रॉड नाइफ सपोर्ट को, है ना? ये नाइफ सपोर्ट है। ये क्या है? याद है? किसी को पहचानते हो तुम लोग कोई? एनीवन ऑफ यू हु कैन रिकॉग्नाइज दिस थिंग? क्या है ये? अरे रिंग नहीं है भाई, रिंग नहीं है। नहीं, साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। ये सिलाई मशीन के नीचे का हिस्सा है। सिलाई मशीन के नीचे का हिस्सा। ठीक है ना? ठीक है। तो बहुत रोटेशन पढ़ाने के लिए देखो कितनी चीजें इकट्ठी रखनी पड़ती हैं। रोटेशन पढ़ाने के लिए क्या क्या रखना पड़ता है। हाँ, ठीक है। हम्म। तो पॉइंट इज कि यदि अपन इसको ऐसा मान लें कि ये नाइफ सपोर्ट है, तो देखना ये रॉड मैंने इसके ऊपर रख दी सपोर्ट पर। तो अब ये रॉड क्या कर रही है? रॉड इस सपोर्ट को नीचे की तरफ दबा रही है। यदि ये सपोर्ट नहीं होता, यदि ये सपोर्ट नहीं होता तो ये रॉड नीचे चली जाती है कि नहीं? तो ये रॉड क्या कर रही है? सपोर्ट को नीचे की तरफ दबा रही है। एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन, एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन ये सपोर्ट क्या कर रहा है? इसको ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है। ठीक है ना? हम किसके फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हैं? हमें सपोर्ट का फोर्स चाहिए क्या? नहीं, हमें किसके चाहिए? हमें रॉड पे चाहिए। हम किसके फोर्स पर ध्यान दे रहे हैं? हमारा अटेंशन कहां पर है? हमारा अटेंशन रॉड पर है। तो रॉड पर फोर्स की डायरेक्शन N2 कहां लग रही है? रॉड पर N2 की डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, पक्का? अब आपने मुझसे बोला रॉड पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ध्यान रखना। मुझसे आपने ये बोला, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है ना? क्लियर? अब लगाओ जरा N2 ऊपर की तरफ, लगाओ N2। अकेला N2 होता तो ये रॉड कैसी घूमेगी? अकेले N2 के इफेक्ट में ये रॉड कैसी घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब N2 का टॉर्क कैसा हो गया? इसका मतलब N2 का टॉर्क कैसा हो गया? N2 का टॉर्क हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ACW। क्या ये चीज समझ में आया? आपको टॉर्क की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। और टॉर्क की डायरेक्शन चेक करना बड़ा आसान है कि जिस पॉइंट पर आपने टॉर्क निकालना सोचा है
उस पॉइंट पर रॉड को पकड़ लो या चीज को, ऑब्जेक्ट को पकड़ लो। कभी कॉपी है तो कॉपी को भी अपन पकड़ सकते हैं कि भैया ये कॉपी है, यहाँ पर हमने इसके अबाउट देख रहे हैं तो इसके अबाउट, तो यहाँ से कोई फोर्स मिलेगा तो ऐसा घूमेगी और अपने खुद ही वजन की तरह ऐसी जाती है। यही चीज यदि हम यहाँ देखते, सपोज करना, ध्यान से देखना, M2 यहाँ पर देखते तो mg के कारण कैसी जाती है वो, यदि यहाँ पकड़ देखते तो mg के कारण वो कैसी आती, एंटी क्लॉकवाइज जाती है। और N1 के कारण कैसी जाती है वो, ऊपर की तरफ जाती है N1 के कारण, है ना। तो हर चीज में ये चीजें बदल जाती हैं हर एक में, तो आपको ये चीजें चेक करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इज इट ओके? इस तरह से आपको इसमें हर चीज देखना पड़ेगा। तो अब ऐसी स्थिति में, है ना, अब ऐसी स्थिति में हम देखें तो हमारे पास ये चीज याद रखना, अब इनमें से किसी एक को पॉजिटिव कहना है और दूसरे को नेगेटिव कहना है, तो किसको पॉजिटिव कहते हैं अपन जनरली, बताओ। अच्छा, तुम लोग तो एंगल पढ़े हो, तुम लोग तो एंगल पढ़े हो, बचपन से एंगल बनाना शुरू किया है तुमने। तुमने बचपन से एंगल कैसे बनाते थे, 30 डिग्री, फिर उससे बड़ा 45 डिग्री, फिर उससे बड़ा 90 डिग्री, फिर उससे बड़ा 120 डिग्री, कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चीजों को तुम पॉजिटिव कहते हो, तो चलो अपन यहाँ पे भी ये काम करते हैं, इसको पॉजिटिव कह देते हैं और इसको नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को आगे से याद रखना, फिक्स रख लेना बेटा, ये डायरेक्शन साइन कन्वेंशन फिक्स है, ये हमारी चॉइस से नहीं है, आपकी चॉइस से नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ओके डन। तो अब ये यहाँ पे ना सॉल्व करते हैं अपन। हाँ बेटा, कोई भी डायरेक्शन लोगे तो भी सॉल्व हो जाता है, कोई भी पॉइंट लेते हैं तब भी सॉल्व हो जाता है, सेम आंसर आता है। चलो यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से ये तो जीरो हो ही चुका, mg वाली चीज को साइड ले जाओ, n2 into l/2 is equal to mg l/3, एक l से l कट गया तो n2 is equal to 2/3 mg, ये अपना फर्स्ट आंसर आ गया। और n2 is 2/3 mg इस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में, तो therefore n1 equal to 1/3 mg आ जाएगा। therefore n1 is equal to 1/3 mg। यहाँ से अपनी पूरी कहानी क्लियर हो। आई होप चीज बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, टॉर्क की अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉर्क। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ बेटा, है ना, एक क्वेश्चन और करता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी से, है ना। फटाफट फटाफट। n1 कैसे आया, बेटा n2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, n2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो n1 आ गया। चलो हाँ बेटा, गार्गी बोलो, बोलो गार्गी बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा चलो ओके। क्वेश्चन, rod of mass 2m then 3l/2 is supported by a wheel at one end and a string support at distance l/4 from find string tensor।
इस तरह से हो गया बेटा। अब इसमें यदि अपन देखें यहाँ पर, तो ये हमारी पूरी ओवरऑल कंप्लीट कहानी है। अब इसमें क्या है कि ये रॉड जो है इस तरह से अपने पास सपोर्टेड है ना। एक यहाँ पर हिंज है, ये हिंज कहलाता है। हिंज माने जैसे कब्जे अपने दरवाजे वगैरह के होते हैं, तो यहाँ पर अपन ने हिंज कर दी। हिंज करने का मतलब है कि हमने सपोज करो बेटा इस रॉड को यहाँ पर इस पॉइंट पर एक कील ठोकी, एक कील से, और इसको ऐसा फिक्स कर दिया कील से। अब उस कील के अबाउट ये रोटेट कर सकेगी, ये उस कील के अबाउट रोटेट कर सकेगी। सो दैट कील, दैट नेल इज कॉल्ड हिंज, जिसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है। सो दिस इज व्हाट इज द हिंज पॉइंट। ओके, तो ये हिंज पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पे टेंशन मिलेगा टी, और यहाँ पर हिंज भी तो इसको सपोर्ट दे रही होगी, तो यहाँ पे एफ फोर्स ऑफ हिंज भी तो आएगा, फोर्स ऑफ हिंज वो भी तो देगा भाई। यदि आप देखें तो सोच के देखो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कभी। हमने यदि मान लीजिए यहाँ से रॉड को लिया, है ना। ओके, रॉड ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं बोर्ड को कैमरे को दूर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से अपन देखें, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, है ना। अब दिख रहा है, ओके एवरीबॉडी फाइन। हाँ, तो अब अपन देखें, यदि मान लीजिए मैंने इस रॉड को यहाँ पर सपोर्ट दिया, कितनी डिस्टेंस पे, इससे L/4 डिस्टेंस पे, इस एंड से L/4 डिस्टेंस पे। यहाँ सपोर्ट देके यदि मान लो मैं धागा ले लूं और धागा लेके यहाँ से टांग दूं, इस रॉड को ऊपर की तरफ से टांग दूं, तो क्या होगा, क्या ये रॉड रुकेगी? यहाँ पे केवल एक धागा है और कुछ नहीं है, केवल एक धागा है, क्या रुकेगी? नहीं रुकेगी। कैसा घूम जाएगी आपके हिसाब से? कैसा है, यहाँ पे धागा है तो बताओ कैसा घूमेगी? ऐसा घूम जाएगी, ऐसा घूम जाएगी, घूम जाएगी ऐसा, ठीक है ना। कैसा है ये? और उससे फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूँ, ये ऐसे सपोर्ट किया, ये यहाँ से, क्योंकि अब इसका सेंटर तो यहाँ नहीं आएगा बीचों बीच, सेंटर तो बीचों बीच आएगा, तो जब ये सेंटर बीचों बीच आएगा तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कैसा है, ऐसा घूम गई। अब इस हिस्से को देखो चाहे इस हिस्से को देखो, दोनों में से कोई भी हिस्सा देखो, दोनों ही हिस्से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। दोनों ही हिस्से कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो इस तरह से अपन देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों, मतलब नहीं, अभी मैंने कहा कि 1 मिनट के लिए मान लो बेटा हिंज नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लो हिंज नहीं है बेटा दिव्या, नहीं अभी अपन 1 मिनट के लिए माना हिंज नहीं है, तो बिना हिंज के क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट देके, तो ये अपने वेट की वजह से ये यहाँ पे नीचे आने लगे, अपने वेट की वजह से, होगा कि नहीं होगा? अब अपने वेट की वजह से, अब आप यहाँ से ध्यान से देखना जरा, फिर से मैं दूर कर रहा हूँ, आपको अभी घर पे खुद करके देखना, यहाँ से पकड़ के इसको होल्ड करके रखो, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इसको होल्ड करने में, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, दर्द कर रही है मेरी उंगली। दूसरे नंबर, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, अब रिलेटिवली बहुत कम हो रहा है, और यहाँ पे मुझे रिलेटिवली रिलैक्स है, काफी आराम है, कोई दर्द नहीं है, रिलैक्स पकड़ा हूँ। और यहाँ पे अभी भी देखो ये ऐसा घूम रहा है, अभी भी मतलब मैं सेंटर पे नहीं पहुंचा, और अब यहाँ पे मैं सेंटर पे पहुंच गया, देखो मैंने छोड़ दिया, मैं केवल और केवल एक सपोर्ट पॉइंट पर हूँ, केवल एक सपोर्ट पॉइंट पर हूँ। क्या है? बिल्कुल ऑलमोस्ट बैलेंस है, ऑलमोस्ट बैलेंस है ये, ठीक है ना। देखो एक फिंगर सपोर्ट पे आ गई है, पूरी की पूरी रॉड, पूरी की पूरी रॉड एक फिंगर सपोर्ट पे आ गई। तो पॉइंट इज कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसके दोनों साइड का टॉर्क सेम हो गया, ऐसी स्थिति में उसके दोनों साइड का टॉर्क सेम हो गया बेटा। क्या ये चीज क्लियर है? तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसका मतलब हमने कहा पकड़ लिया, उसके वेट पॉइंट पे। तो यदि आप देखो कि यहाँ पे हिंज नहीं है, हिंज नहीं है, और हम यहाँ पकड़े हैं,
तो ये रॉड अपने आप अपने वजन से कहाँ जाना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है। और यदि अब आप अब ध्यान से सुना, अब यदि मैं यहाँ कील ठोक दूं तो ये रॉड नीचे नहीं जा पाएगी। अब मैं यदि कील ठोक दूं तो ये रॉड नीचे नहीं जा पाएगी। तो बताइए वो कील इस रॉड को फोर्स किस साइड दे रही होगी? वो कील इस रॉड को फोर्स कहाँ दे रही होगी? ऊपर। वेरी गुड। बस इतना सी चीज सिखाना चाह रहा था, ये चीज सिखाना चाह रहा था। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन वाज। यही चीज सिखाना चाह रहा था कि वो कील क्या करेगी, उस रॉड को। फील हो गया ना बेटा? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, है ना बेटा? तो इस तरह से अपने ये देखा कि ये रॉड को हमने यहां पर हिंज कर दिया, हिंज कर दिया। तो अब ये हिंज का जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर लगेगा। तो अब क्या होगा? पहली इक्वेशन सॉल्यूशन में, पहली इक्वेशन मास इज 2m, तो हिंज का फोर्स प्लस ये टेंशन एंड दैट इज इक्वल टू 2m into g। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई। टोटल मास कितना दिया था? 2m into g। तो ये काय के लिए हो गया? ये फॉर एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पे। क्लियर? दूसरा अपन देखें सेकेंड थिंग, टॉर्क अबाउट। तो टॉर्क अबाउट अब किसके अबाउट ले लें टॉर्क? बताओ। अच्छा, हिंज के अबाउट ले लेते हैं, आसान रहेगा। हाँ, टॉर्क अबाउट हिंज। तो पहला स्टेप क्या चाहिए भैया? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। सेंटर कितनी डिस्टेंस पे? ये सेंटर यहाँ पे mg, 2mg। तो ये डिस्टेंस चाहिए भैया हमें। ये डिस्टेंस है x। x बराबर क्या हो जाएगा? पूरी लेंथ का आधा, हाफ ऑफ total length, that is 3l/2, so it is 3l/4, पूरी लेंथ का आधा। और दूसरा, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस y, वो क्या होगा? y प्लस l/4 इज इक्वल टू 3l/2। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5l/4। सॉल्व करोगे तो ये दो चीजें हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये दो चीजें निकल गई, तो टॉर्क अबाउट हिंज करें अपन। टॉर्क अबाउट हिंज किया अपन ने, तो एक तो टाउ ऑफ mg प्लस टाउ ऑफ हिंज fh प्लस टाउ ऑफ t should be equal to 0. Tau of mg is 2mg into 3l/4 plus hinge का fh into 0 plus t into 5l/4। अब सॉरी, एक मिनट, प्लस और माइनस हटा दो पहले। मेरी आदत है प्लस बार बार लिख देने की, है ना? प्लस माइनस पहले हटा दो। अभी अब साइन चेक करो। साइन चेक करेंगे तो क्या करेंगे, है ना? साइन चेक करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, टेंशन। टेंशन कैसा लेके जा रहा है? टेंशन कैसा लेके जा रहा है? इसको हिंज पे पकड़ लो। क्यों? क्योंकि किसके अबाउट देख रहे हो? हिंज के अबाउट देख रहे हो। हिंज के अबाउट देख रहे हो तो हिंज पे पकड़ लो। हिंज पे पकड़ लिया हमने रॉड को, हिंज पे पकड़ा। अब यहाँ से देखो जरा, टेंशन कैसा ले जाएगा? तो टेंशन की तरफ धक्का दो इसको रॉड। टेंशन कैसा ले जाएगा? तो उसके लिए क्या करो, टेंशन की तरफ धक्का दो उसको रॉड। धक्का दिया तो कहाँ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो टेंशन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। टेंशन का एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ओके। और दूसरा mg का, mg कैसा ले जाएगा इसको? देखो जरा, mg की तरफ धक्का दो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज का नेगेटिव माइनस, और ये तो जीरो है, इसका तो कैसे भी साइन दे दो, जीरो। एंड दिस होल हैज टू बी इक्वल टू जीरो। mg वाले को साइड ले जाओ, तो t into 5l/4 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करके 3mgl/2। एक l से एक l कैंसिल हो गया, एक 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो t बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 6mg/5।
टी मिल गया, टी की वैल्यू यहाँ रख दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो एफ एच कितना मिल जाएगा हिंज का फोर्स, ये 6 mg/5 है ना, तो ये क्या बचेगा एफ एच इज इक्वल टू 4 mg/5। सॉल्व करेंगे तो 4 mg/5। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में, इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये समझ में नहीं आता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जबकि है बहुत बहुत चिटूक सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो फिजिक्स में तो मजा ही आ जाता है। फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, बस बेसिक पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। अब अपन को बहुत क्लियरली पता है। हाँ, गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। हाँ जी बेटा। नाउ अब अपन यहाँ से देखें फर्दर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या किया मैंने, एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है एम मास की, जिसकी लेंथ 12 है, उसको मैंने दो नाइफ सपोर्ट पर रख दिया। एक नाइफ सपोर्ट बिल्कुल किनारे पर है, दूसरा नाइफ सपोर्ट यहाँ बीच में है, कहीं कितनी डिस्टेंस पे L/4 पर है, जबकि लेंथ कितनी है 12 है। और दूसरे एंड पर इसी रॉड के मास के बराबर एक और मास मैंने रख दिया, दूसरे एंड पे एक और मास मैंने रख दिया इसी रॉड के मास के बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब आपको निकालना, नाउ दिस इज क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग इट टू यू, आपको देना है N2 N1। ओके, मैं आपको समझ देता हूँ 2 मिनट का। ओके, कोशिश करो, डू इट।
So it took long. I'm done. N1 and N2 you both all have got it. सभी का आ गया, वेरी गुड। चलो मैं फटाफट कर देता हूँ इसको सॉल्व। ये डिस्टेंस आपकी L है ना, इसके अबाउट N1 के अबाउट ले रहा हूं मैं। ये डिस्टेंस यहां से L माइनस L/4 7L/4 और ये डिस्टेंस यहां से 2L। ओके, नाउ अब अपन फोर्स की डायरेक्शन देखें। इसका फोर्स mg नीचे की तरफ रॉड पर देख रहे हैं, मास पर नहीं देख रहे हैं, हम किस पे देख रहे हैं, रॉड पर। तो रॉड पर वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है रॉड को। N2 की फोर्स अपन ऑलरेडी ऊपर लिखा है, ये mg नीचे की तरफ। अब ओके, तो पहला चीज N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg प्लस mg, दैट इज 2mg। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इज फॉर टॉर्क, ये NLM के लिए हो गया। टॉर्क के लिए टाउ ऑफ N1
plus tau of n2 plus tau of mg plus tau of mg should be equal to 0. ठीक है ना? यहां से हमें देखें तो tau of n1 about n1 तो tau of n1 is n1 into 0. tau of n2 कैसा ले जाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, so it is positive n2 into 7l by 4 प्लस अब यहाँ पे आएगा tau of mg तो माइनस mg इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l इसका mg इंटू 2l should be 0 and therefore n2 into 7l by 4 is equal to ये यहाँ पर पहुंच गया तो 3mgl, एक l से l कैंसिल कर दें तो n2 is equal to 3 into 4 upon 7 mg, that is 12 upon 7 mg. ये गया आपका n2 मिल गया। तो अब यहां से हम देखें n1 कितना हो जाएगा n1 plus n2 is equal to 2mg, तो ये हो गया 12, तो आ गया आंसर 2 upon 7 mg। सभी का यही है, मैच कर रहे बेटा आंसर सभी के? Is everybody getting the same answers? नहीं, जिसका नहीं मैच कर रहा वो चेक कर लो। एनएलएम वाली इक्वेशन एक बार बता दें भाई। देखो टोटल मास कितना है इसका, 1 mg है, 1 mg है, 2 mg है, और टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितने हैं n1 प्लस n2। ओके कोई बात नहीं, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू दोनों का वेट mg, दोनों नीचे की तरफ दबा रहे हैं उसको, है ना? ओके कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया क्लियर जिसका? ये इस तरह से अपन इस चीज को निकाल लेते हैं, दिस हाउ वी फाइंड इट आउट। ओके चल अब अपन देखें इसी में ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, बस मैं लास्ट के 2-3 मिनट और ले रहा हूँ, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये m डैश, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m डैश in terms of m for equilibrium। ठीक है ना? आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m डैश निकालनी है। आपको क्या करना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम के लिए अपन को ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ म्यूट है क्या? नहीं, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m डैश क्या ना यहाँ पे इस मास को। अब मैंने अब क्वेश्चन बदल दिया, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि ये रॉड है, ये रखी हुई है, यहाँ पे हम इसको सपोर्ट दिए हुए एक एंड पे, एक किनारे पे एंड पे हम इसको सपोर्ट दिए हुए है ना, दूसरे एंड पे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ओके ठीक है, अब क्या है ये दोनों सपोर्ट के बेसिस पे तो ये बैलेंस में रखी हुई है। ठीक है, अब दोनों सपोर्ट के बेसिस पे ये बैलेंस में रखी हुई है, लेकिन अब मैंने आपसे ये कहा कि बेटा एक काम करो, इसके इस किनारे पर कोई वजन रखो, इस किनारे पे वजन रखो। अब इस किनारे पे जब तुम वजन रखोगे तो क्या होगा, उस किनारे पे वजन रखने से क्या होगा कि अब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे तुम वजन रखते जाओगे, ओके जैसे जैसे तुम वजन बढ़ाते जाओगे इस किनारे पे, देखो अभी तो ये दोनों सपोर्ट पे ऐसा रखा हुआ है, दोनों फिंगर सपोर्ट दिख रहे हैं मेरी, बहुत क्लियर दिख रही है फिंगर सपोर्ट दोनों, एक एक सिंगल फिंगर से सपोर्ट पे। अब लेकिन यदि मान लीजिए इस किनारे पे अपन ने वजन रखना शुरू किया, किसी ने दबाना शुरू किया, तो क्या होगा, एक स्थिति के बाद ऐसा होगा कि ये रॉड इसके अबाउट ऐसा गोल घूमने लगेगी, पलटने लगेगी। ओके डन, क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग?
एक लिमिट के बाद जब हम इस पे वजन यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो ये रॉड इस, ध्यान से सुनना, किस फिंगर के अबाउट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, किस फिंगर के अबाउट रोटेट करेगी, किस फिंगर के अबाउट, मेरे लेफ्ट हैंड या मेरे राइट हैंड, मेरे लेफ्ट के अबाउट रोटेट करेगी या मेरे राइट के अबाउट? बिल्कुल सही देवयानी, लेफ्ट हैंड के अबाउट रोटेट करेगी। देखो जरा, ऐसा बढ़ाते हुए वजन तो क्या हुआ, ये ऐसा, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड फ्री हो गया मेरा, ओके, लेफ्ट हैंड के अबाउट रोटेट करेगी, ओके, तो ये मेरी फिंगर लेफ्ट हैंड के अबाउट रोटेट करेगी, मतलब इसका कांटेक्ट छूट गया, इसका कांटेक्ट छूटा, N1 का कांटेक्ट छूटा। और ये तो अपन जानते हैं कि कांटेक्ट छूटने के पहले नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए, ये तो क्लियर है ना, कांटेक्ट छूटने के पहले नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप यदि यहाँ पर मास m बढ़ाते जाओगे, यहाँ पर मास m बढ़ाते जाओगे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर ये डस्टर रख दिया, ओके, अब ये डस्टर रखा है, ओके, ऑल्दो डस्टर की साइज तो बहुत बड़ी है, डस्टर की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी ना कि जैसे ही आप इसको वजन बढ़ाते होगे तो ये ऐसा जाने लगेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि मेरी दूसरी फिंगर का सपोर्ट खत्म। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब दूसरी फिंगर का सपोर्ट खत्म। तो वो जो पॉइंट है, वो जो सिचुएशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम देखें यदि, तो क्या होगा, ये इस तरफ घूमेगा। अब एम डैश बढ़ाते जाओ, एक काम करो, यहाँ पे एक जार रख दो, उस जार में रेत भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, एक लिमिट आएगी ना कि जहां पे जाके ये रॉड इसके अबाउट ऐसा नीचे घूम जाएगी, तो ये हिस्सा यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, इसके अबाउट घूम रही है उस समय, इसके अबाउट, ये नाइफ सपोर्ट हो गया उसके, तो इसके अबाउट घूमेगी, तो मतलब अब अपन क्या कहें, अब अपन इसी के अबाउट टॉर्क ले, जिसके अबाउट घूमेगी उसी के अबाउट टॉर्क ले। बोले क्यों? बोले N1 तो पता चल गया ना, N1 0 होना चाहिए, N1 तो 0 होना चाहिए, पता चल गया ना सीधा सीधा। कांटेक्ट छोड़ने के पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए, कांटेक्ट छोड़ने के पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए, 0, तो N1 तो 0 होगा, ये तो क्लियर है, ओके। तो अब क्या बचा, अब अपन देखें तो टॉर्क, केवल एक ही इक्वेशन बना रहा हूं, टॉर्क अबाउट N2, किस किस का टॉर्क हो गया, टाउ ऑफ N1 प्लस टाउ ऑफ mg प्लस टाउ ऑफ m dash g plus tau of N2, and that should be just nearing to 0, and that should be just nearing to 0। N1 का टॉर्क तो अपन ने N1 को 0 ही ले लिया फॉर लिमिटिंग कंडीशन, फॉर लिमिटिंग कंडीशन N1 is equal to 0, ये 0। mg, ये वाला mg कैसा घुमाएगा उसको, ये वाला mg इसको कैसे घुमाएगा N2 के अबाउट, इसके कारण रॉड कैसे जा रही है, ऐसी जा रही है नीचे की तरफ, मतलब कैसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो mg इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस N2 के अबाउट, ये है आपका L और ये है L/4, तो ये हो गया आपका 3L/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना, है ना, x मान कर फिर सॉल्व करके, तो mg इंटू L/4 प्लस N2 का mz डैश जी का, m डैश जी कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज, तो m डैश जी इंटू डिस्टेंस कितनी है L/4 प्लस N2 तो N2 पे ही लग रहा है तो वो 0। तो अब लिमिटिंग कंडीशन क्या हो गई, अच्छा ये क्लॉकवाइज लग रहा था नेगेटिव, सॉरी, है ना, क्लॉकवाइज लग रहा है m डैश जी का, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब बस यहाँ से m डैश जी L/4 इज इक्वल टू mg, ये 3L/4 था ना, 3L/4 mg इंटू 3L/4, तो g कट गया, 4 कट गया, g कट गया, 4 कट गया, l भी कट गया, तो m डैश
बराबर 3m। मतलब आप यहाँ पे कितना मास हैंग कर सकते हो मैक्सिमम। आप देखो अपन लोग कई बार ऐसा होता है ना कि किसी पटिया पे किनारे की तरफ बैठ जाते हैं अपन, तो अपने बैठ जाने से वो पटिया पूरा गोल घूम जाता है, ठीक है ना। 3mg/4 में भी नेगेटिव नहीं बेटा, 3mg/4 वाले में नेगेटिव क्यों लगेगा, क्योंकि ये कैसा घुमा रहा है बताओ। देखो n2 के अबाउट ले रहा हूँ ना, n2 के अबाउट ले रहा हूँ, और ये mg कैसा लगा, ऐसा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है बाबा, n2 के अबाउट ले रहा होगा। अब n2 के अबाउट, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। अब किसके अबाउट ले रहे हैं, n2 के अबाउट ले रहे हैं, ध्यान रखना लिख लिया करो किसके अबाउट ले रहे हैं। अच्छा क्लॉक हो गई कंप्लीट है ना, ओके 10:06। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो ये आज अपन ने देखा है टॉर्क के कहा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम था। हाँ, अब अपन कल देखेंगे रोटेशनल के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अपना टॉर्क बहुत मस्त अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों को टॉर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर। चलो ओके बेटा बाय, है ना।